फैमिली का पहला डॉक्टर बनने जा रहा था, जिसके पास सपने थे कि मुझे करना है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। फिजिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कि यार आप रट के फिजिक्स कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट को फील करना पड़ेगा। सर हम मॉक में तो इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन फाइनल एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या हो जाता है? साल में कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? 2025 के लिए आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस साल अगर कट ऑफ हाई है। हेलो नीट एस्पायरेंट। तो जैसे कि नीट 2024 देखने के बाद बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूं। बच्चों के दिमाग में अभी एक बात चल रही है कि सर हमने इतनी मेहनत करी, कुछ 11th और 12th के होंगे, कुछ ड्रॉपर होंगे, सर इतनी मेहनत करने के बाद 600 मार्क्स लाने के बाद भी हमारे को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो बेटा देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई कि बहुत सारे बच्चे इस चीज से डरे हुए हैं कि ये जो नीट का स्कैम हुआ किस लेवल पे है। तो बिल्कुल मैं मान सकता हूं, लेकिन यार देखिए, अगर इससे ही हम डर जाएंगे और नीट 2025 के लिए अपने दिमाग पे बहुत सारी बातें रखने लगेंगे, तो मैं एक बात और एक पॉजिटिव मैसेज यहां पे ये देना चाहता हूं। बेटा सिस्टम पे भरोसा रखना सीखो। गवर्नमेंट भी जानती है कि यार इंडिया का एक इतना बड़ा एग्जाम है, उन्होंने भी जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं उन सब तरीकों को अपनाया है और आप लोगों के हित में ही सारी बातें हो रही है। तो 2025 की तैयारी करने वाले सारे बच्चे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा रखें, अपने सिस्टम पे भरोसा रखें और अपनी तैयारी करते रहें। मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग बघेल, बच्चे मुझे डॉक्टर एबीसी के नाम से जानते हैं और मैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अड्डा 247 पे केमिस्ट्री एजुकेटर हूं। सारे बच्चे जानते हैं बेटा मेरी जर्नी भी ये जो डॉक्टर बनने की थी बहुत उथल पुथल वाली रही है। तो इससे बहुत सारा मैसेज आप लोगों तक जाएगा कि यार हमें एज अ नीट की प्रिपरेशन के दौरान एज अ नीट एस्पायरेंट क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले मैं अगर बेसिकली अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, तो मैंने भी नीट की तैयारी करी और मैंने तैयारी करी बेटा 11th-12th में कभी नहीं करी, मैंने ड्रॉप लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे मतलब फैमिली ऐसी होंगी जहां से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फैमिली का पहला डॉक्टर बनने जा रहे होंगे। मैं भी एक वैसा ही बच्चा था जो फैमिली का पहला डॉक्टर बनने जा रहा था, जिसके पास सपने थे कि मुझे करना है, लेकिन डायरेक्शन नहीं थी। जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ड्रॉप लगे। पहले साल तो ये हुआ कि मुझे यही समझ नहीं आया कि यार हमें तैयारी कैसे करनी है। और मैं एक बात बता रहा हूं, जब मैं तैयारी करता था ना, तो सबसे पहले जो मैंने आपसे बात करी ना, डायरेक्शन की कमी होना, बिल्कुल डायरेक्शन की कमी थी। कैसे पढ़ना है, किन बुक्स को सॉल्व करना है, ठीक है, एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आता था। तो मैं हर उन डायमेंशन पे बात करता हूं जो बच्चे गलती करते हैं। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि यार मैंने क्या कमियां करी थी और आपको एज अ स्टूडेंट क्या कमियां नहीं करनी है। सबसे पहली बात, हमारे पास आप जो बच्चा 11th में है या ड्रॉप ले रहा है, ठीक है, या बच्चा 12th में भी है, वो एक बात समझना कि हम गलतियां क्या क्या करते हैं। सबसे पहले जब हम 11th में जाते हैं तो हमको बायो कैसे पढ़ना है, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, हमें किसी को नहीं पता। एम आई राइट? किसी को नहीं पता है। तो शुरुआत करते हैं एज अ केमिस्ट्री एजुकेटर कि यार हमें केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, फिर मैं बायो पे भी जाऊंगा और फिर मैं फिजिक्स पे भी जाऊंगा और आपको एक एक चीज बताते हुए चलूंगा कि यार हम गलतियां क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि बायो का पेपर कितने मार्क्स का होता है भाई? ठीक है, 360 मार्क्स का। केमिस्ट्री कितने का? 180 मार्क्स का। और फिजिक्स कितने का? 180 मार्क्स का। चलिए, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में हमारे पास तीन पोर्शन होते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो एक बात मान के चलिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली एनसीईआरटी से आती है। तो जो भी एस्पायरेंट अगर 11th में है, 12th में है या ड्रॉपर में है और तैयारी कर रहा है, तो जैसे कि अगर हम डिस्कस करें केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप शुरुआत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, बायो वाला बच्चा कैलकुलेशन से डरता है। आप भी डरते होंगे, बिल्कुल सही है। हर बच्चा जब 11th में आया है उसने बायो लिया है। मैं अपना पर्सपेक्टिव भी बता रहा हूं, तो मेरा ये था कि यार मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी है, इसलिए मैंने बायो ले लिया। लेकिन जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स आता है, ठीक है, आप लोग डरना शुरू कर देते हैं। तो डरना नहीं है। सबसे पहली बात तो डर आपको सिलेक्शन के दौरान होना ही नहीं चाहिए। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करें तो आपको एक चीज समझ लेना है कि यार मुझे कैलकुलेशंस आनी चाहिए। एंड स्टार्टिंग के डे से आपको फॉर्मूला शीट्स अपनी तैयार रखना है। एंड मैं सारे बच्चों से एक बात कहता हूं, व्हाट मेक्स यू परफेक्ट? आपको क्या परफेक्ट बनाता है? ठीक है, प्रैक्टिस। अगर फिजिकल केमिस्ट्री आप बेस्ट करना चाहते हैं
तो आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा एमसीक्यू आप लोग लगाते चलेंगे, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ट होती जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अगर मैं आता हूं, तो जो भी एस्पायरेंट नीट की तैयारी कर रहा है, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिपिकली एनसीईआरटी से आती है यार। हम गलतियां ये कर देते हैं, हम ये बुक लगा रहे हैं, हम इस कोचिंग के मॉड्यूल लगा रहे हैं, हमको वो कोचिंग के मॉड्यूल लगा रहे हैं। आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है, आपको सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पे। एंड अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 11th क्या होता है, 10th के बाद हम आते हैं, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से बर्बाद करते हैं, बहुत अच्छे से बर्बाद करते हैं, सोचते हैं यार क्या है 12th में जाके पढ़ लेंगे। लेकिन जब हम 11th बर्बाद करते हैं ना, तो हम इनऑर्गेनिक का बेस भी बर्बाद कर दे रहे हैं, ऑर्गेनिक का बेस भी बर्बाद कर दे रहे हैं। ऑर्गेनिक का बेस ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ ही नहीं रही है, जो कि 11th में है। अरे जब आपकी नींव ही कमजोर है, तो आप 12th को कैसे बिल्ड करेंगे? तो मैं हर एस्पायरेंट से ये कहना चाहता हूं कि अगर केमिस्ट्री को बिल्ड करना है, 11th आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। जीओसी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, तब आप उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे 12th में। अब ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई भाई, एज अ एजुकेटर मैंने बता दिया। लेकिन अगर मैं बायो पे बात करूं, आपके दिमाग में एक चीज बैठी होनी चाहिए। एनसीईआरटी हमारी कौन सी बुक है? ब्रह्म बुक है, ठीक है, ब्रह्म किताब है। अगर हमने इसे नहीं पढ़ा और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, तो हमारे सिलेक्शन की राह आसान नहीं होगी। अगर 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे 100 आते हैं, ठीक है, 90 हमको करने होते हैं, ये सारे बच्चे नीट एस्पायरेंट जानते हैं। वो जो 90 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एज इट इज 80 से 85 क्वेश्चन आपको कहां से देखने मिलते हैं? एनसीईआरटी से देखने मिलते हैं। अब अगर आपने एनसीईआरटी को ही अच्छे से नहीं पढ़ा, और मैं तो एक बात कहता हूं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यार। अगर अभी आप क्लास 11th में हो या पहली बार ड्रॉप आपने लिया है, जो गलतियां मैंने करी, मुझे पता ही नहीं था, मैं ये कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ रहा हूं, उस कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ रहा हूं। अरे नहीं पढ़ना है, सबसे पहले जिस बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उस बुक को तो बेस्ट कर लें। हमको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है। और अगर आपने एक बार एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर ली, तो आप एक बात मान लीजिए, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। बार बार एक ही बात कहूंगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, व्हाट मेक्स यू परफेक्ट इज योर प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। नाउ सारे बायो के बच्चे, सारे मेडिकल एस्पायरेंट एक चीज से भली भांति वाकिफ होंगे, डर किस चीज का है? सबको फिजिक्स का है, सबको फिजिक्स का डर है। अब ये डर कैसे हटाया जाए? जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या कहा, फॉर्मूला शीट आपको होनी चाहिए। भाई देखो यार, डर तो आपको पूरी जिंदगी भर लगेगा। कोई भी नई चीज करने जाओगे, डर आपको फेस करना पड़ेगा। सेम ऐसा ही है फिजिक्स। फिजिक्स डरने की बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि अगर फिजिक्स में आपको कंसेप्ट बनाने आते हैं, आपको क्या बनाने आते हैं? कंसेप्ट समझने आते हैं। हमको क्या लगता है कि हम जैसे बायो पढ़ रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वैसे ही फिजिक्स पढ़ ले। फिजिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कि यार आप रट के फिजिक्स कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट को फील करना पड़ेगा। आपका अगर एनएलएम आप पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो भाई कैसे हो रही हैं चीजें, फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो कैसे हो रही है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आप उसको फील कर सकते हैं फिजिक्स को, तो ही आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले तो फिजिक्स को अगर बेस्ट करना चाहते हैं, तो फिजिक्स को फील करो। फिर जो फॉर्मूलेज आते हैं, उनकी फॉर्मूला शीट बनाओ एंड उनको अप्लाई करना सीखो, तब जाके फिजिक्स बेस्ट बनेगी। फिर भी ये तो मैंने तरीके बता दिए कि हमको सब्जेक्ट कैसे बिल्ड करना है। अगली चीज ये होती है, सर हम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, हमने सब कुछ करा, इंपॉर्टेंट क्या है? मॉक टेस्ट देना। क्या जो हम फाइनल में देने जा रहे हैं, उससे पहले हमने उसकी तैयारी ही नहीं करी कि हम ये जो मॉक टेस्ट हैं इनको दें, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? हमें मॉक टेस्ट जब तक हम नहीं देंगे, हमें अपनी प्रिपरेशन का कभी भी अंदाजा नहीं लगेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। लेकिन सर मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, हम छोड़ देते हैं चीजों को। मैं एक चीज कहता हूं बार बार, ठीक है, मैंने हमेशा हर बच्चे को बताई है कि अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो तुमको एक चीज समझना पड़ेगा, एनालाइज करो। अगर मान लो तुमने पार्टली मॉक टेस्ट दे रहे हो, जिसमें कि पूरा फुल सिलेबस नहीं आ रहा है, अभी सब टॉपिक वाइज आ रहे हैं, आप गलतियां फाइंड करो कि यार मॉक टेस्ट में मेरे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मैं किन टॉपिक्स में गलती कर रहा हूं। उन टॉपिक्स को बिल्ड करो। जैसे जैसे आप टॉपिक्स बिल्ड करते जाओगे, सिर्फ टेस्ट देना मोटिव नहीं होना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी आपको पता है? जब मुझे ड्रॉप लगे, पेपर दे दिया, पेपर को किस कोने में फेंका है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, ये गलती हर कोई करता है। अरे भाई मॉक टेस्ट हम दिए, उसका मोटो ही यही है कि हम गलतियों को क्या करें? एनालाइज करें।
और वो गलती अगली बार ना करें। जिन सब टॉपिक में आपको वीक लग रहे हैं उनको बिल्ड करो। मॉक टेस्ट हमें ये सिखाते हैं, ठीक है। याद रखना, कोई बच्चा मुझसे पूछता है सर हमको साल में कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। मेरा एक मानना है कि यार आपको हर महीने, अगर आप 10 महीने की तैयारी कर रहे हैं, अभी से नीट 2025 को 10 महीने हम मान लेते हैं, अगर 10 महीने की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हर वीक मॉक टेस्ट देना जरूरी है, हर वीक देना है। क्योंकि जब आप इतने टेस्ट दे दोगे, इतने टेस्ट दे दोगे ना आप, कि यार आपको लगने लगे कि नहीं यार मेरा एक फोबिया खत्म हो गया, तो आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। 24 लाख बच्चे इस बार नीट 2024 में अपीयर हुए, ठीक है। सिलेक्शन बहुत कम लोगों का हो रहा है। ऐसा क्या है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो अच्छे हैं, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरे इतने साल के टीचिंग कैरियर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट थे, मैं नाम भी ले सकता हूँ। एक बच्ची थी रिया, यार साल भर गजब स्कोर करा उसने। 720 में से उस टाइम पे अगर 3 साल पहले बात करें 630 640 स्कोर करना इज सुपर। इस साल थोड़ा हम मान सकते हैं, गजब स्कोर करा, लेकिन फाइनल में उसने 520 या 530 स्कोर करे। इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर हम मॉक में तो इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन फाइनल एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या हो जाता है? ये होता है डर। मैं जैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं ना, हर चीज के लिए ट्रेन करते हैं। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ट्रेन करते हैं कि हमें ये क्वेश्चन बनने लगे। हम फाइनल एग्जाम के लिए अपने दिमाग को ट्रेन ही नहीं करते हैं। हर एस्पायरेंट इस चीज को रिलेट कर सकता है, हम फाइनल एग्जाम के लिए अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर रहे होते हैं। साल भर आप स्कोर कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन फाइनल में ऐसा क्या हो गया कि आप जो मार्क्स आपको साल भर आ रहे थे, फाइनल में वो मार्क्स आपको देखने नहीं मिले। यह है डर। हर इंसान को एक चीज से बाहर निकलना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, वो होता है डर। आज आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, एक वक्त आएगा नीट पीजी की तैयारी करेंगे, पोस्ट डॉक की तैयारी करेंगे। यार आपको एग्जाम देने ही देने हैं, लेकिन इस डर से लड़ना, हमको पढ़ने के साथ साथ अपने दिमाग को ट्रेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आपको हर कंसेप्ट को एकदम डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में अगर कोई लाइन लिखी हुई है, उसको बहुत अच्छे से समझिए कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो मैं एक मैसेज बहुत अच्छे से दे रहा हूं कि 2025 के लिए आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस साल अगर कट ऑफ हाई है, अगर हम बोल रहे हैं कि यार 61 बच्चे, 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है अगले साल ये ना हो। इसके लिए पेपर टफ बनाना पड़ेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से एक सवाल पूछते हैं, सर पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है नीट की प्रिपरेशन के दौरान। देखिए भाई, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं और फ्यूचर में कैसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप पीवाईक्यूज देखते हैं तो समझिएगा कि मैंने देखा है पिछले 10 साल या 15 साल, अगर आप मान के चल रहे हैं 2025 का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप 2008 के बाद के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि यार पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और कई बार नीट में देखा गया है कि पीवाईक्यू से एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पीवाईक्यू पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। दूसरी चीज कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जेई मेंस के क्वेश्चन करना है क्या। एडवांस के तो मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप पिछले 10 साल के जेई मेंस के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। नीट की प्रिपरेशन में जेई मेंस के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एज इट इज आपको नीट में कई बार देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जेई मेंस के क्वेश्चन और नीट का लेवल एकदम सेम है। तो क्वेश्चंस कई बार आपको नीट में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। इससे आपको क्या मिल जाएगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए, आपने नीट के पीवाईक्यू भी कर लिए, जेई के पीवाईक्यू कर लिए, मेंस की बात कर रहा हूं, तो आपको आइडिया, रफ आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है। एक बात कहूंगा कि 2 साल तक अपने आप को ऐसा झोंक दो, ऐसा झोंक दो यार, कि आपको सिर्फ सिलेक्शन दिखना चाहिए। अगर हर नीट एस्पायरेंट को मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं कि 2 साल तक अपने आप को ऐसा झोंक दो, क्योंकि उसके बाद मेडिकल की लाइफ बहुत मस्त है यार, बहुत मस्त है। अगर इसके बाद मेडिकल में आपको देखने को मिलेगा ना, लाइफ में बहुत सारे जो आप अभी चाह रहे हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इससे भी बात कर लूं, मेरा दोस्त ऐसा कह रहा है, मेरा रिश्तेदार ऐसे कह रहे हैं, अरे आप सब भूल जाओ यार। 2 साल सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, जो मैंने तरीके बताए उनको फॉलो करना है। अगर आपने इन तरीकों को फॉलो कर लिया तो 2 साल बाद जिंदगी बहुत मस्त होने वाली है। अगली बात मैं करूं कि यार टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं
ठीक है, ऐसा कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते हैं कि यार सर अगर हम उस टाइम टेबल, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमने अगर उस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर कोई भी टॉपर बच्चे से आप मिलेंगे ना, वो एक ही बात बोलेगा कि सर मैंने 2 साल तक ना अपना एक टाइम शेड्यूल फिक्स रखा था। ठीक है, उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, ठीक है, सेपरेट टाइम टेबल बना के रखा था। कैसा टाइम टेबल था? देखो, हर बच्चे का अपना अपना टाइम होता है, कुछ रात को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ सुबह पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैं एक बात कहूंगा, यार टाइम टेबल मैटर नहीं करता, टाइम मैटर करता है। आप फिक्स कर लीजिए कि अगर मुझे दिन में 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना है, तो वो कंसिस्टेंटली आपको पूरे 10 महीने तक, अगर ड्रॉपर बच्चा है तो 10 महीने, और 11th और 12th का बच्चा है तो 2 साल, आपको 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। उसी सेल्फ स्टडी में, ये सारे टॉपर्स का कहना है, उसी सेल्फ स्टडी में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है, उसी सेल्फ स्टडी में आपको और क्या करना है, थ्योरी भी पढ़ना है, और उसी सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है। कई बार क्या होता है, हम आगे तो बढ़ते जाते हैं, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, आपने सुना होगा, आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, हम पीछे का भूलने लगते हैं। तो रिवीजन प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मॉक टेस्ट जब हम देते हैं ना, तो उसमें पुराने चैप्टर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो रिवीजन करने में हेल्प करते हैं। तो मैं एक बात कहूंगा कि हमेशा एक टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस का भी प्रॉपर टाइम आपके पास दिया गया हो, उसमें आपको थ्योरी का भी प्रॉपर टाइम दिया गया हो, और रिवीजन का भी प्रॉपर टाइम दिया गया हो। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से आपका कभी सिलेक्शन नहीं होना है, आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम पे रिवीजन भी चीजों का करना पड़ेगा। और यही टॉपर्स का क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। वो हमेशा कहते हैं कि भाई रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एक और सवाल बहुत मेरे दिमाग में हमेशा आता है जब मैं एस्पायरेंट को देखता हूं। कुछ बच्चे जो गांव में बैठे हुए हैं, लाइक यूपी के किसी गांव में बैठे हुए हैं, बिहार के किसी गांव में बैठे हुए हैं, या एमपी के किसी गांव में बैठे हुए हैं, वो अपने आप को इस चीज से डिमोटिवेट कर लेते हैं। किस चीज से डिमोटिवेट करते हैं आपको पता है? कि यार सर जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, अगर उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है सर तो उनके लिए पढ़ने का एटमॉस्फेयर ज्यादा है सर, वो हर चीज परचेस कर सकते हैं सर। बेटा मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, सिलेक्शन आपकी एनसीईआरटी बुक से ही होना है, और ऑनलाइन में एज अ ऑनलाइन एजुकेटर आपके पास इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं कि अगर आप उन रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज करेंगे तो क्या मेट्रो सिटीज में पढ़ने वाला बच्चा, ये मैटर नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव से निकल के आए, ठीक है, एंड अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जो रिसोर्सेस थे उनका 100% यूज करा, एनसीईआरटी थी उसको एकदम घोट के पी लिया। अरे सिलेक्शन तभी होगा ना, क्या मैटर करता है? आप क्यों कंपेयर कर रहे हो कि अगर वो बड़ी सिटीज के बच्चे हैं तो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे? अरे भाई अगर आपके अंदर वो सनक सवार है कि मैं कहीं से भी हूं, अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन लो यार, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये आपका एक्चुअल मोटिवेशन है। मैटर नहीं करता कि आप छोटे से गांव या कस्बे से आ रहे हैं, मैटर ये करता है आपके अंदर जिद कितनी है, जुनून कितना है, ठीक है। जितने रिसोर्सेस हैं अगर आपने उसी का पूरा 100% यूज कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन तय है। आपको मैंने बता दिया कि पढ़ना कैसे, इन रिसोर्सेस का 100% यूज करो, और फिर देखो मैटर नहीं करता कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां से नहीं आ रहा है। तो इस जोश टॉक के मंच पे आके मैं हर उस नीट एस्पायरेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर बनने का सपना लेके बायो आपने चूज करा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि उस सपने के पीछे वजह क्या है। अगर आपको अपना एम नहीं पता होगा ना कि मैं क्यों करना चाह रहा हूं, तो आप कहीं ना कहीं राह में अटक जाओगे। तो सवाल खुद से पूछो कि यार आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। जिस दिन आपको जवाब मिल जाएगा ना, आपके सिलेक्शन की राह एकदम पक्की हो जाएगी, एकदम पक्की हो जाएगी। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि और कोचिंग्स भी हमें कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें और सही गाइडेंस भी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स।
जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।